आईयूडी है वो कैसे काम करती है, कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोस्ट इफेक्टिव है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपसे। एमिनोसिंथेसिस की हेल्प से कौन कौन से डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है, सेफ पीरियड किसको बोला जाता है, अगर फीमेल के पेट में ट्यूबिकेटोमी होती है क्या उन फीमेल्स को पीरियड्स होंगे। अगर आपको जानना है कि कौन से टॉपिक में से आपको किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं तो बने रहे इस सेशन के एंड तक। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल बायोलॉजी विद गुरलीन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम कवर करेंगे इस चैप्टर के सारे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और कैसे क्वेश्चंस उन टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे आज आप जानोगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसके अंदर हम जानेंगे कि इस चैप्टर में से हमें कौन कौन से कंटेंट्स जो हैं वो कवर करने हैं। तो आपके सामने हैं कंटेंट्स। तो हमें सबसे पहले कवर करनी है डेफिनेशन एंड देन वी हैव टू कवर इम्पॉर्टेंस for the reproductive health, and then we have to cover birth control methods, then we have to cover techniques, infections and their preventions, infertility, and then art technology, that what is the role of this very art in infertility, we have to find it out. तो अगर बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो अगर हमने उसकी डेफिनेशन की बात करनी है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO क्या है कि इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, बिहेवियरल एंड सोशल हेल्थ। तो जब हम फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से एक पर्सन को देखते हैं कि क्या वो इन सभी एस्पेक्ट्स में हेल्दी है, तब हम बोलते हैं कि पर्सन जो है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। And also we should feel proud that India was one of the first country to initiate such action plans to attain reproductive health. तो भाई इंडिया जो थी वो पहली कंट्री थी जिसने ये एक्शन प्लान स्टार्ट करे। जैसे कि फैमिली प्लानिंग की अगर बात करें तो ये प्लान जो है वो 1951 में इंडिया में शुरू हो गया था। तो ये एक बड़ा अच्छा एक प्लान था, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें कि कौन से करंट इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स जो है वो आज की डेट में इंडिया में चल रहे हैं, तो हम बात करेंगे RCH की। तो RCH क्या है? RCH की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। RCH है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो ये एक क्या है? इम्प्रूव्ड प्रोग्राम है जो कि आज की डेट में चल रहा है। अब अगर बात करें जिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ की हम बात कर रहे हैं उसकी आखिर क्या नीड है, क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हमने प्रिवेंट करनी है सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली इन्फेक्शंस, तो इसलिए हमें ये अटेन करना पड़ेगा। उसके बाद फैमिली प्लानिंग के लिए जरूरी है ये। उसके बाद अगर हमने मैटरनल हेल्थ मेंटेन करनी है तब भी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो हमें देखनी पड़ेगी, उसको हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। सो आगे हमारे पास जो है वो क्या है, एक क्वेश्चन जिसमें हमें देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। तो देखो सबसे पहले आपसे पूछा गया है डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड देन आपसे पूछा गया है एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस। उसकी इंपॉर्टेंस भी बताओ कहते हैं, ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का तो मैंने पहले ही बता दिया कि आप बता दोगे कि जब एक पर्सन रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट से भी, सोशली भी और फिजिकली भी, बिहेवियरली भी फिट है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्सन क्या है, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। तो उसके बाद अगर आपको इंपॉर्टेंस बतानी है कि क्यों, तो आपको ये 3-4 पॉइंट्स वहां पर ऐड कर देने हैं। स्क्रीनशॉट करें जल्दी से इसका। RCH के अंडर हमने जो टास्क देखने हैं वो कौन से हैं? देखिए एक तो हमें अवेयरनेस फैलानी है, तो वो अवेयरनेस हमने कैसे फैलानी है पहला हम ये देखेंगे। देखो वो जो अवेयरनेस है बच्चों, वो अवेयरनेस हम ऑडियो विजुअल्स के थ्रू भी दे सकते हैं, ऑडियो विजुअल्स के थ्रू,
मतलब हम जो है सोशल मीडिया पर कुछ इंफॉर्मेशनल वीडियोस या फिर ऑडियोज के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि रेडियो शोज में भी हम जो है ऐसी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जो बातें हैं वहां पर बता सकते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे यहाँ पर। फिर हम बात कर सकते हैं प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया के थ्रू भी आप जो है ये अवेयरनेस फैला सकते हो। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो पेरेंट्स एंड टीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। कभी कभी बच्चे जो आपकी एज के हैं, ज़्यादातर यही 15 या फिर 20 की एज वाले जो होते हैं, ये कुछ गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो जाते हैं। तो उनको भी रोकने के लिए जो टीचर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स टीचर्स एंड पेरेंट्स भी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इसमें क्या कर सकती है, वो अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती है। किस चीज़ की फैसिलिटीज? लाइक हॉस्पिटल्स का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी मेडिकेशन मिले, लोगों को अच्छे से ट्रीट किया जाए, अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हों। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो जो एक गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर सकती है लोगों को। ठीक है, तो ये टास्क जो है कि हमें क्या करना है, लोगों को अवेयर करना है किसी भी माध्यम से, या गवर्नमेंट ने जो है या लोगों ने भी जो है एक दूसरे का सहारा बनना है। तो ये हमने ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अब आगे, आप स्क्रीन शॉट कर सकते हो इसका। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑलरेडी क्या है, मैरिड है, मतलब जो मैरिजेबल एज में है, या फिर जो फर्टाइल कपल है। तो उनके लिए भी ऐसी अवेयरनेस देना ज़रूरी है। उनको बताना चाहिए कि जो मदर है, ठीक है, जो मदर है उसकी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैटरनल हेल्थ का ध्यान रखा जाए फैमिली के थ्रू ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताना चाहिए। या जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको बताया जाए कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो मदर का फर्स्ट मिल्क होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो वो बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, तो उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छी है, तो उसको ये इंपॉर्टेंस बताना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हमें मेल बेबी एंड फीमेल बेबी, ठीक है, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने हैं। तो हमें ये भी पॉइंट याद रखना पड़ेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर I should say male and female baby। ठीक है, तो ये मैं लिख दूं यहाँ पर। ठीक है, तो आप सारे ये पॉइंट्स जो है ना बेटा नोट कर लेना, पेपर में आपके लिए ये जरूरी रहेंगे, आप लिख सकते हो। कभी कभार क्या होता है पेपर में बस ऐसे ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपकी, क्या आप ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आप अपने दिमाग से सोच करके लिख सकते हो। इसमें कोई आपके लिए ऐसा नहीं होता कि बाउंडेड जो आपकी बुक में है बस वही पॉइंट्स आपने लिखने हैं। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं बस कुछ भी इधर उधर का लगा दो जिसका कोई इसमें रोल ही ना हो, ऐसा भी नहीं करना आपने। ठीक है, बट आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो इसको। तो अगर हम बात करें कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसका कारण क्या है, तो देखो कॉज क्या है कि जो हमारी एक्सपेक्टेंसी है लाइफ को लेकर के वो बढ़ गई है। अब हम किसी को जल्दी जल्दी मरने नहीं देते, क्यों ही मरे कोई। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, हम हर वो तरीका लगाते हैं जितना हमारे हाथ में होता है कि हम अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं उस पेशेंट को जो किसी पीड़ा से सफ़र कर रहा है ना, या किसी एलिमेंट से सफ़र कर रहा है, तो हम अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो डॉक्टर्स भी आजकल इतने अच्छे हैं जो अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। तो आजकल किसी हम बोल सकते हैं बहुत कम चांस है कि कोई पर्सन जो है वो इजीली डॉक्टर्स के पास जाने के बाद भी उसका मतलब, ठीक है, चलो ठीक है, वो चीज़ें कम हो गई हैं, बेटर हेल्थ जो केयर है वो हो गई है, इसकी वजह से भी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो हो रहा है। और उसके बाद क्या है, अर्ली मैरिज भी एक इसके लिए कारण माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट्स देखो क्या पड़ेंगे इसके।
रिसोर्सेज की डिप्लीशन हो जाएगी भाई, रिसोर्सेज जो हैं वो खराब हो जाएंगे, वो कम पड़ जाएंगे, सारे उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जिसके पास फिर पावर होगी वही यूज़ करेगा, फिर बाकी नहीं खरीद पाएंगे उन चीज़ों को। फिर देखो जब चीज़ें कम पड़ जाएंगी मार्केट में तो महंगाई भी बढ़ेगी, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसके साथ लिंक करते हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उसके बाद देखो फिर अनएम्प्लॉयमेंट, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो हर एक को रोज़गार मिल पाना भी जो है वो मुमकिन नहीं होगा। तो ये जो है ये वाले पॉइंट्स एंड ये आपको कॉजेस आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कुछ जो ये स्लाइड्स हैं ऐसे डिजाइन करी हैं कि आपका क्वेश्चन स्लाइड के साथ ही प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो फिर एट द एंड भी मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, 1 मार्क में भी, 2 मार्क में भी, आई गेस 3 मार्क्स में भी और 5 मार्क्स में, 15 से ज़्यादा ही होंगे। तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपके लिए डाले हैं जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी रिविजन हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर हम RCH की बात करें तो बेटा उसके अंदर कुछ प्लान्स भी होंगे, है ना। तो अगर हमने वो प्लान्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है या उन प्लान्स को सक्सेसफुल बनाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे पास एक्सपर्ट्स होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, मतलब हमारे पास अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए जो अच्छे से इलाज कर पाएं आपका, ठीक है। फिर हमारे पास और क्या होना चाहिए? हम बोल सकते हैं हमारे पास मटेरियल सपोर्ट भी होना चाहिए, ठीक है। आप मेडिसिन लेने जाओ या फिर आप अपना इलाज करवाने जाओ तो डॉक्टर से बातें करके तो नहीं आप ठीक हो जाओगे, कुछ ना कुछ आपको बाहर से, है ना, ओरल रूट से या फिर इंजेक्शंस के थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो वो मटेरियल सपोर्ट है आपके लिए, जो आपको चाहिए है, जो आपकी बॉडी को बाहर से चाहिए है, जो आपकी बॉडी नहीं बना पा रही, वो आपको इस मटेरियल से मिलना है, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो ये 3 जो चीज़ें हैं अगर ये होंगी तो हमारे जो प्लान्स हैं हम बोल सकते हैं कि वो सक्सेसफुल होंगे। तो इन चीज़ों से ये सब होने वाला है। फिर आगे हम अगर बात करें कि कुछ सक्सेसफुल प्लान्स भी रहे हैं क्या? जी हाँ, कुछ सम सक्सेसफुल, अगर मैं सक्सेसफुल प्लान्स की बात करूं तो सक्सेसफुल प्लान्स में हमारे पास हम बोल सकते हैं कि जो मैसिव इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, बड़ी तादाद में जो बच्चों की इम्यूनाइजेशन होती है, उनको वैक्सीनेशन होती है ना, पोलियो की ड्रॉप्स डाली जाती हैं, वो क्या है? वो एक तरीका है कि बच्चों की हेल्थ में सुधार करना। वो एक हेल्थ के लिए क्या है, एक सक्सेसफुल प्लान था, ठीक है। तो ये इम्यूनाइजेशन था। उसके बाद है I should say legal ban on amniocentesis. Amniocentesis. अब ये क्या है? ये एमिनोसेंटेसिस क्या है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसके थ्रू हम बच्चों में होने वाली, उनके बर्थ से पहले होने वाली डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हम मदर की जो हेल्थ है उसको ठीक रख सकते हैं, हम मैटरनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं अगर हमें इस टेस्ट में कुछ भी क्लियर होता है तो। अब इस टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इस टेस्ट का मिसयूज भी होता था कि लोग इस टेस्ट को बच्चे का सेक्स डिटरमिन करने के लिए भी यूज करते थे, जिसकी वजह से इस टेस्ट के ऊपर जो है वो बैन हो गया, ठीक है। कुछ ही कंडीशंस में ये टेस्ट हो सकता है, और वो कौन सी कंडीशंस हैं चलिए देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट करो। अब हम बेटा बात करने वाले हैं एमिनोसेंटेसिस की। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसमें आपको मदर के वूम्ब के अंदर एक फीटस ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके अराउंड एमिनोइन मेम्ब्रेन है। तो उसके अंदर बेटा है एमिनोइटिक फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड होता है? जिसमें क्या होता है कि जो ये बेबी है ना उसकी बॉडी के कुछ सेल्स आ जाते हैं, यूरिन के थ्रू भी आ सकते हैं, उसकी बॉडी के कुछ सेल्स भी हो सकते हैं। अब क्या करते हैं डॉक्टर्स, मदर के एब्डोमेन में से इंजेक्शन के थ्रू क्या कर लेते हैं, कुछ सेल्स को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। फ्लूइड को बाहर, जो एमिनोइटिक फ्लूइड है उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर उन
सेल्स में से कुछ टेस्ट परफॉर्म करके बता देते हैं कि जो बच्चा ग्रो कर रहा है यहाँ पर कि उसकी बॉडी में क्या डिफेक्ट्स हैं। ये टेस्ट जो है वो 14 to 16 वीक के अंदर करवाया जाता है, ठीक है। तो अब बात करें कि कौन कौन से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं उनका पता किया जा सकता है, पहला। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि इसकी हेल्प से कुछ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का पता किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इसकी हेल्प से कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता किया जा सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं एमिनोसेंटेसिस की हेल्प से कौन कौन से डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। आपसे यहाँ से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपको डिफरेंट डिसऑर्डर्स के नाम दे देंगे, आपको पूछेंगे क्या इनमें से कोई एक जो है वो एमिनोसेंटेसिस की हेल्प से डिटेक्ट किया जा सकता है, तो आपने फिगर आउट करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के अंडर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ट्राइजोमी वाले केस, जैसे कि अगर 18th क्रोमोसोम की ट्राइजोमी होती है या फिर 21st क्रोमोसोम जो है उसकी ट्राइजोमी होती है, तो इसकी वजह से होता है एडवर्ड सिंड्रोम। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ना बच्चों नाम याद रखने हैं, इनके कोई सिम्टम्स नहीं पूछने वाला, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे जो आपका ह्यूमन हेल्थ वाला है एंड डिजीज वाला चैप्टर, वहां से। और इसकी वजह से कौन सा होता है आपको पता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें इनकी, तो इन डिसऑर्डर्स के अंदर हम बात कर सकते हैं टर्नर सिंड्रोम की, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम की। हम बात कर सकते हैं लाइन फेल्टर सिंड्रोम की, ठीक है। तो ये हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। उसके बाद जेनेटिक डिसऑर्डर्स में हम कौन सी बातें कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं सिकल सेल एनीमिया की, है ना, ये तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, सिकल सेल एनीमिया की, थैलेसेमिया की, ठीक है, या हेमोफीलिया की भी बात कर सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट करें। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, याद रखें, ठीक है। या इस पे छोटा मोटा कोई आपसे नोट पूछ सकते हैं, ठीक है, या क्यों बैन है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कौन से डिसऑर्डर्स फाइंड आउट कर सकते हो, नेम करो या नेम बताओ कोई 2 डिसऑर्डर्स का, तो आप इन डिसऑर्डर्स का नाम जो है वो बता सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो आप इसका। अब हमने पढ़ना है बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में बेटा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे फिर आपसे पूछें कि बताओ कोई 2 बर्थ कंट्रोल मेथड्स हैं के नाम बताओ और फर्दर उनको उनका बताओ कि ये कैसे बने होते हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो ये वाला टॉपिक हम बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो इसमें से टाइप्स कौन सी हैं वो हमने याद करना ही है। तो सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि बर्थ कंट्रोल जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो कोई बैरियर भी हो सकता है, वो कोई आईयूडीज भी हो सकती हैं, वो कोई पिल्स भी हो सकती हैं, वो कोई सर्जिकल मेथड भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने आपको डिफरेंट तरह की फोटोग्राफ्स दिखाई हैं। यहाँ पर देखो आप, अगर मैं बोलूँ तो ये वाला जो है, ये जिसमें आप कॉन्डम्स की बात करते हो या फिर आप डायाफ्राम्स की बात करते हो या फिर आप कोई और, है ना, ट्यूब्स की बात करो, तो ये क्या होंगे बेटा, ये होंगे बैरियर मेथड्स। तो ये जाएंगे बैरियर मेथड की कैटेगरी में। और उसके बाद जो आपको ये पिल्स दिखाई दे रही हैं, ये आप ओरल पिल्स की कैटेगरी में रख लो, केमिकल्स की कैटेगरी में रख लो, वो वहाँ पर फिट हो सकती हैं। यहाँ पर आपके पास जो ये है बेटा आईयूडी, जो कि क्या है, जो है कॉपर टी, ठीक है। ये क्या है बेटा, इम्प्लांट, ये क्या है बेटा, इंजेक्शंस। तो ये डिफरेंट तरह के जो हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं टू कंट्रोल द प्रेगनेंसी, ठीक है, टू अवॉइड द प्रेगनेंसी आई शुड से, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। अब इनके बारे में आगे थोड़ा देख लेते हैं।
तो ये नेचुरल मेथड है, इसके अंदर सेफ पीरियड एंड विथड्रॉल मेथड या फिर लैक्टेशनल एमेनोरिया की हम बात कर सकते हैं। अब जो ये सेफ पीरियड है, पहले हम इसको समझते हैं, जिसके लिए हमें एक फैक्टोरियल देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो डायग्राम है, या बोलूं जो ये ग्राफ है, ठीक है। सेफ पीरियड किसको बोला जाता है? ये वो पीरियड है जो हमें बताएगा कि अगर क्वाइटस हो तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। मतलब कौन सा पीरियड है जिसमें क्वाइटस होने पर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको हम बोलते हैं सेफ पीरियड, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता है कि जो ये फर्स्ट 5 डेज निकल जाते हैं वो तो चले जाते हैं मेंसेस वाले, है ना, जब बॉडी में से क्या हो रही होती है, ब्लीडिंग हो रही होती है ना, एंडोमेटेरियम रिलीज हो रही होती है। फिर आगे जो ये 10 to 17 वाला टाइम पीरियड है, अब अगर हम इसकी बात करें तो ये पीरियड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमें पता है कि 14th डे पर होती है ओव्यूलेशन, 14th डे पर होती है ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के, है ना। अब अगर यहाँ से ओव्यूलेशन हो जाएगी तो जो, अगर हम ऐसे फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करें, तो अगर ये फैलोपियन ट्यूब है तो यहाँ से इस ओवरी में से जो हम बोल सकते हैं सेकेंडरी oocyte जो है वो यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है एट द 14th डे, उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है, हमें पता ही है ना। अब अगर ओव्यूलेशन ऑलरेडी हो गई है और इधर से कोई स्पर्म जो है वो यहाँ पर पहुँच जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो ये तो पीरियड सेफ नहीं है। या फिर अगर, अब आप बोलोगे कि मैम फिर ये वाला जो ये 10 to 13 वाला था, ये डेज क्यों सेफ नहीं है? ये इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर जो स्पर्म है वो 48 आवर्स तक जो है वो जिंदा रह सकता है। अब अगर क्वाइटस हुआ इस डे पर, 11th डे पर, ठीक है, वो तो 14th तक फिर जिंदा होगा, फिर से फर्टिलाइजेशन हो सकती है, तब भी हम कंसिडर नहीं करेंगे इस पीरियड को सेफ। अगर हम बात करें कि क्वाइटस हुआ ही 14 वाले डे को है तब तो होना ही है। अब अगर उसके बाद हुआ है 16 या 17th डे पर, फिर भी जो है हम मान सकते हैं कि एग यहाँ पर होगा कहीं पर, तब भी उसके बाद वो आगे क्या होगा, ठीक है। तो एग को फिर से जो स्पर्म 16th डे पर या 17th डे पर मिला है वो तो अभी भी जिंदा होगा क्योंकि वो आगे 3 दिन तक और जिंदा रह सकता है। इस वजह से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस है, तो प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये पीरियड जो है बच्चों ये सेफ नहीं है। उसके बाद ये वाला पीरियड जो है वो सेफ माना जाता है, बट ऐसा नहीं है। वो नेचर है, वो कुदरत है, उसके हाथ में जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। सो वो जो एग है उस, क्या पता भगवान भरोसे वो एग अभी तक भी हो, 19th डे पर भी हो, ठीक है, तो वो गॉड नोस। तो इस चीज़ को हम क्या है वो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सेफेस्ट मेथड है, नहीं, ये हो सकता है, हो भी नहीं सकता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। आगे है विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल का मतलब होता है विथड्रॉ, वापस, है ना। विथड्रॉ मतलब क्या है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से जो पीनस है उसको बिफोर इंसेमिनेशन ही रिमूव कर लेना, तो उस चीज़ को विथड्रॉल बोलते हैं। तो मतलब क्या है, सीमन को रिलीज होने से पहले जो है पीनस को रिमूव करना। तो इससे क्या होता है, इसमें भी हम परमानेंटली नहीं बोल सकते कि ये सेफ है, जो है सीमेन डिस्चार्ज हो सकता है, लीकेज हो सकती है किसी भी तरीके से, तो ये भी जो है सेफ मेथड नहीं है। उसके बाद जो है लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो एक ऐसा पीरियड है कि जो एक बर्थ के बाद जो मदर है जिसने अभी अभी किसी बच्चे को बर्थ दिया, तो उसकी उस बच्चे उस नई मदर के अगर हम 1 से 1.5 साल या 2 साल भी माना जाता है कि उस मदर में जो पीरियड्स होते हैं उन वो एब्सेंट रहते हैं तो या इरेगुलर रहते हैं, तो उन केसेस में भी जो है वो क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं होती तो जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो वहाँ उन दिनों में अगर क्वाइटस होता है तो उसके साथ जो है प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ऐसा माना जाता है। बट ये भी नहीं है, ये भी पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है आप देखोगे या सिबलिंग्स में सिर्फ 1-1.5 साल का ही डिफरेंस होता है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि ये भी जो है वो काफ़ी अनसेफ प्रूव ऑलरेडी हो चुका है। तो नेचुरल मेथड्स जो है वो रिलायबल नहीं है।
उसके बाद है बैरियर मेथड्स। बैरियर लाइक अगर ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहाँ से अगर स्पर्म ने यहाँ तक जाना है, उसके रास्ते में अगर कोई आप अड़चन लगा देते हो तो उसको आप क्या बोलोगे, बैरियर बोलोगे, ठीक है। तो उसमें से आप मेल्स के लिए भी कुछ बैरियर्स यूज़ कर सकते हो और फीमेल्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मेल्स के लिए आप कॉन्डम्स की बात कर सकते हो, फीमेल्स के लिए फेमिडॉम्स की बात कर सकते हो, या डायफ्राम्स की बात कर सकते हो, या आप दोनों के लिए सर्जरीज की भी बात कर सकते हो, पर वो मेथड बैरियर में नहीं आएगा। तो यहाँ पर बैरियर की बात करें, इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, वो है आईयूडीज। आईयूडीज क्या है आपने ये देखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए जो आईयूडी है वो कैसे काम करती है, ठीक है। विद एग्जाम्पल आपने बताना होगा, फिर वो उसके केस में आप क्या बताओगे, जो आईयूडी जैसे कि कॉपर टी है वो क्या करती है, वो कॉपर आयंस जो है वो रिलीज करती है, ठीक है। इसको फीमेल्स यूज करती हैं। देखिए पहली बात, ये तो क्या है, ये ह्यूमन खुद से कर सकता है या पर्सन खुद से कर सकता है। जो ये बैरियर मेथड है इसको भी वो पर्सन खुद ही ऑप्ट कर सकता है, बट जो ये आईयूडीज होती हैं ये डॉक्टर की हेल्प से होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्राइवेसी है पर्सन की वो डिस्टर्ब होती है, तो इस वजह से इसको लोग अवॉइड भी करते हैं, बट ये मोस्ट एक्सेप्टेबल। इसको एक बार यूज करने पर बॉडी के अंदर आप काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हो, और जो है इसको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर सकते हो। और इनको ये वन टाइम यूज़ है सिर्फ, जो बैरियर मेथड है इसको यूज़ करने के बाद ही तुरंत ये इसको चेंज करना पड़ता है या गिराना पड़ता है, तो ये क्या है, वन टाइम यूज़। बट ये क्या है, ये लंबे समय तक चल सकते हैं, तो ये इसका एक हम बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्या बोलना चाहिए, पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अब देखो जो ये कॉपर टी है ये कॉपर आयंस रिलीज करती है, इसको फीमेल्स यूज करती हैं आईयूडीज को। बेसिकली इनको क्या करते हैं डॉक्टर्स, फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिनमें अब अगर बाहर से स्पर्म आएगा तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। अब ये स्पर्म के लिए क्या करती हैं, ये जो कॉपर आयंस हैं वो यूटेरस को हॉस्टाइल बनाते हैं, मतलब इधर जब स्पर्म आएगा तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, ये स्पर्म को किल कर देंगे, ठीक है। तो उस वजह से जब स्पर्म्स ही नहीं अलाइव होंगे तो क्या होगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से वो काम करते हैं, आपने याद रखना है। आगे है पिल्स, कुछ टैबलेट्स, ठीक है। अगर मैं आरसीएच की बात करूं तो उसका एक और भी प्लान था, उसमें हम बात कर सकते हैं कि एक स्पेशल तरह की पिल्स जिनको हम बोल सकते हैं, जिनका नाम है सहेली, ठीक है। तो वो बनाई गई थी, जिनको फीमेल्स आज भी यूज़ करती हैं। अब वो जो सहेली है वो एक पिल्स के अंडर हम एग्जाम्पल की तरह याद कर सकते हैं, ठीक है, सहेली पिल्स। अब ये हार्मोनल कंट्रोल करती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो ये पिल्स होती हैं ये हार्मोन से ही बनी होती हैं। अब देखो आप बोलोगे कि मैम हार्मोन्स तो जो हैं वो ओव्यूलेशन करने में भी हेल्प करते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज हो सकती हैं। देखिए कभी भी कोई भी चीज़ जब गलत टाइम पर होती है तो वो गलत ही इम्प्रेशन लेकर के आती है। अब अगर आप बाहर से हार्मोन्स गलत टाइम पे बॉडी में एंटर करवाओगे तो फीमेल की बॉडी का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन को डालोगे तो बेसिकली जो ये पिल्स होती हैं उनके अंदर ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टिन की कॉम्पोजिशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इन पिल्स में अगर खैर मैं सहेली की बात करूं तो ये तो नॉन स्टेरॉइडल पिल है, इसमें तो डिफरेंट चीज़ें, इसकी मैं बाद में बात करूंगी। अगर मैं बाकी की पिल्स की बात करूं तो वो जो पिल्स हैं उनके अंदर जो आपको हमें क्या बोलते हैं ईस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेंस मिलते हैं, वो सारे जो हार्मोन्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। अगर ईस्ट्रोजन की बात करें तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली जो म्यूकस की लाइनिंग है उसको थिक बना देगा, ठीक है। म्यूकस का प्लग जो है वो थिक बन जाएगा, जिसकी वजह से स्पर्म अंदर पास ही नहीं कर पाएगा। और उसी जगह पर अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करूं तो उसकी वजह से क्या होता है, वो फेगोसाइटोसिस करवा सकता है, मतलब वो स्पर्म्स के लिए जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसको या यूट्रस है उसको हॉस्टाइल बना देगा, स्पर्म उधर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से इन पिल्स ने अपना एक्शन करना है। बात करें अगर सहेली की, वहीं पर जो सहेली पिल है वो कैसे काम करती है, देखो
जो सहेली है वो आपसे पूछा जा सकता है कि सहेली, पहले तो मैं आपको बता दूं ये एक इंडियन पिल है जो कि कहाँ बनाई गई थी, ये CDRI लखनऊ में बनाई गई थी, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ऑफ लखनऊ, तो ये इधर बनाई गई थी। अब जो ये सहेली है ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल पिल है। स्टेरॉइड्स के काफ़ी हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं, इसलिए शायद इसको नॉन स्टेरॉइडल बनाया गया होगा। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर एक एंटी ईस्ट्रोजन रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटक्रोमन, ठीक है, सेंटक्रोमन एंटी ईस्ट्रोजन इसके अंदर मिलता है। अब ये क्या करता है, ये एंटी ईस्ट्रोजन है, मतलब ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। ये क्या करता है, ब्लॉक्स ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स। जब ये ईस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी नो ओव्यूलेशन, तो ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होगी, ठीक है, ओव्यूलेशन नहीं होगी, एग नहीं आएगा तो बाहर से आने वाले स्पर्म को वो नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो इस तरीके से ये सहेली जो पिल्स हैं वो काम करती हैं। आपने याद रखना है कहाँ बनाई गई थी, कैसे ये काम करती हैं। एंटी स्टेरॉइडल हैं, इनमें सेंटक्रोमन होता है जो कि एंटी ईस्ट्रोजन है, जो ईस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होती, ये आपने याद रखना है। जो ये पिल्स हैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले वो क्या है, देखो इनको कब लेना है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यहीं पर लिख लें, ठीक है, यहीं पर लिख लेते हैं। जो पिल्स हैं बेटा इनके लिए कोई टाइमिंग फिक्स है, देखो वो कैसे। अगर हम बात करें सहेली को छोड़ करके बाकी पिल्स की, तो बाकी पिल्स के लिए पहले टाइम क्या रहेगा, सहेली का मैं बताती हूँ। जो ये आपको टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है इसमें आपने ये फर्स्ट 5 डेज छोड़ने हैं, उसके बाद आपके पास बचेंगे यहाँ तक 21 डेज, ठीक है, यहाँ तक 28 तक। फिर उसके बाद आपके नेक्स्ट जो हैं 2 दिन यहाँ से ऐड कर लो आप, फिर नेक्स्ट जो आपके 5 दिन नए ये साइकिल के, तो टोटल यहाँ से 7 दिन आपने ये मेडिसिन छोड़नी है। तो आपने ये एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ये बीच के 21 दिन है रेगुलर जो है पिल्स कंज्यूम करनी है, ठीक है। तो आपने पीरियड्स होने से जस्ट 2 दिन पहले और पीरियड्स के 5 दिन, वो 7 दिन छोड़ करके आपने रेगुलर पिल्स खानी है, ठीक है। तो अगर आपने इनको एज अ कॉन्ट्रासेप्शन यूज करना है। उसके बाद अगर आपने बात करनी है सहेली की तो वो वंस इन अ वीक, ठीक है। ये पिल्स जो है वो मोस्ट इफेक्टिव है एंड वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इनके साइड इफेक्ट्स कम है, बहुत साइड इफेक्ट्स कम है, तो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड है बेटा, आप लिख सकते हो मोस्ट इफेक्टिव है। आपसे पूछा जा सकता है बताएं कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मोस्ट इफेक्टिव है, MCQ में पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आपने बताना है पिल्स वाला, ठीक है, और वाइडली एक्सेप्टेड भी है, ये बहुत से लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं आप सर्जिकल मैथड्स की तरफ। सर्जिकल मैथड्स में अगर बात करें तो हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा, वेट अ सेकेंड मुझे कलर चेंज करने दो, देखो दिखाई देगा। सर्जिकल मैथड्स की हमने बात करनी है। ये मैथड्स बेटा दोनों ही मेल एंड फीमेल्स मतलब ऑप्ट कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि फीमेल्स के अंदर जो ये सर्जिकल मैथड यूज किया जाता है उसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, और मेल के केस में वेसिकेटोमी, ठीक है, आपको याद रखना है। दोनों ही जो मेथड्स हैं उनमें
कट एंड टाई ऑप्ट किया जाएगा, ठीक है। मतलब जो ट्यूब्स हैं उनको कट करो और टाई कर दो, ठीक है। अब अगर इन टेस्ट ट्यूब्स को ऐसे काट करके दोनों साइड से, ठीक है, फोल्ड कर देंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो यहाँ पर एग्स बने हैं वो आगे ट्यूब में मूव नहीं करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में मूव नहीं करेंगे। और इधर अगर हम जो टेस्टिस है इसमें जो कंटिन्यू होती है ये पाइप, जिसको हम क्या बोलते हैं, वास डेफरेंस, ठीक है, वास डेफरेंस, उसको अगर काट दें, दोनों को ही काट दें और फोल्ड कर दें, तो भी यहाँ से स्पर्म जो है वो आगे नहीं जाएगा। अब बच्चों का जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है, वो हमेशा पूछते हैं कि फिर अगर फीमेल के केस में ट्यूबिकेटोमी होती है, क्या उन फीमेल्स को पीरियड्स होंगे? बच्चों बिल्कुल होंगे, यस होंगे। कारण सुनो अब तुम क्यों होंगे। देखो बेटा, तुमने सिर्फ यहाँ से क्या करा, कनेक्शन जो है ब्रेक करा है, तुमने आगे बस गैमीट को मूव नहीं करने दिया। तुमने कौन सा ओवरी में से रिलीज होने वाले या पिट्यूटरी में से रिलीज होने वाले हॉर्मोन्स को रोका है। तुम हॉर्मोन्स को तो नहीं रोक सकते। जब हॉर्मोन्स को तुम नहीं रोक पाओगे तो तुम एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक होने से नहीं रोक पाओगे। तुम उसमें से उसमें जो ब्लड वेसल्स थी उनका बनना नहीं रोक सकते। अब वो तो पूरा मंथ प्रिपेयर होकर रही है, एग नहीं आया वो डिफरेंट बात है। अब एंडोमेटेरियम एंड ब्लड तो बॉडी में से रिलीज होगा, बस उसमें ये ब्रोकन जो सेकेंडरी oocyte है वो नहीं होगी। अब देखो, अब अगर बात करें वेसिकेटोमी की, बच्चे पूछते हैं कि क्या यहाँ से वेसिकेटोमी के बाद सीमेन रिलीज होगा, ठीक है, क्या सीमेन रिलीज होगा? सीमेन रिलीज होगा, बिल्कुल रिलीज होगा, क्योंकि हमें पता है कि सीमेन टेस्टिस में नहीं बनता। सीमेन यहाँ पर मौजूद इस प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से है, सीमेन यहाँ से मौजूद सेमिनल वेसिकल की वजह से है, यहाँ पर मौजूद बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स की वजह से है, ठीक है। तो हमने तो ये कनेक्शन तोड़ा है, हमने इनको तो कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ से सीमन तो बनेगा, बट उस सीमन में बेटा स्पर्म नहीं होंगे। अब अगर ये आप सीमन फीमेल की बॉडी में इजेक्ट भी कर दो, इसकी इजेकुलेशन भी करवा दो, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें स्पर्म नहीं है, ठीक है। समझ में आई आपको बात? तो ये आपको याद रखना है, सर्जिकल मेथड्स आर इरिवर्सिबल। आप बहुत कम चांसेस हैं कि कोई फीमेल अगर ऐसे ऑपरेट अपना ओपन करवा करके दोबारा चांस ले और वो सक्सेसफुल हो जाए। बहुत कम चांसेस हैं, बहुत कम, आप बोलो ना के बराबर, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल माने जाते हैं। सर्जिकल मेथड्स के बाद हम पढ़ने वाले हैं इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स के बारे में। इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, तो इसमें बेसिकली आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। डेपो इंजेक्शन, इधर आपको याद रखना है नॉट प्लांट, ठीक है। बेसिकली ये प्रोजेस्टेरॉन से बने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन से बने हैं। जो ये प्रोजेस्टेरॉन है ये बेसिकली यूटेरस को हॉस्टाइल बनाएगा, सो दैट स्पर्म वहाँ पर जो है वो सर्वाइव ना कर पाए, ठीक है। सो मेक्स यूटेरस ऑफ फीमेल हॉस्टाइल फॉर स्पर्म, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करें कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो आइडियल होगा, ठीक है, तो वो बेटा एक तो कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम यूज़ करना चाहते हैं वो चीप होना चाहिए। पहली बात ये, मतलब वो सस्ता होना चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, उसकी वजह से किसी भी पर्सन को कोई और परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसको किसी भी तरीके की और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उसको यूज़ करने से। उसके यूज़ करने से
उस पर्सन का जो लिबिडो है वो कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी सेक्स ड्राइव कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। वो ऐसे मटेरियल से बनने चाहिए कि जिससे ऐसा ना हो कि फील ना हो, कि सेंसेशंस फील ना हो, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल एक्ट, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो इस हम बोल सकते हैं एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए जितने भी बैरियर मेथड्स हैं वो सारे के सारे इन्फेक्शंस को आगे बढ़ने से रोकते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉइटस के दौरान जाने से रोकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इनमें से जो आईयूडीज हैं, ठीक है, जो अभी हमने कॉपर टी वगैरह की बात करी थी, उनसे इन्फेक्शंस का लेना देना नहीं है, इन्फेक्शंस को वो नहीं रोकते, वो सिर्फ स्पर्म्स को किल करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको इंडिया के अंदर 1971 में लीगल कर दिया गया था। अब क्यों लीगल किया गया? क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि कभी कभी कोई बच्चा जो है वो जब अपनी मदर के वूम के अंदर होता है तो उसकी बॉडी में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये जो टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी की वो करवानी पड़ती है। क्योंकि अगर ऐसे बच्चे, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चे का बॉडी में रहना मदर की हेल्थ के लिए डेंजरस हो, तो उस डेंजर को एलिमिनेट करने के लिए जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवानी पड़ती है। इस केस में क्या होता है कि जो फुल टर्म है प्रेगनेंसी का उसको कंप्लीट नहीं होने दिया जाता, मतलब इसमें वॉलेंट्रली भी या इंड्यूस्ड एबॉर्शन हो सकता है। तो इसमें बेसिकली MTP के अंदर हम अबॉर्शन की बात करेंगे। इसमें क्या होता है, अगर तो बाय नेचर हो जाए, आपने सुना होगा कभी कभी कि भाई वो बेचारी ऐसे चलते चलते गिर गई और उसके बच्चे की डेथ हो गई, या फिर उसको अबॉर्ट करवाना पड़ गया, या उसका अबॉर्शन हो गया, है ना, वो इंड्यूस्ड है। अगर बात करें कि उसके बच्चे की हेल्थ सही नहीं थी, उसको इसलिए अबॉर्ट करवाना पड़ा, वो क्या है, वो है वॉलेंटरली करवाई गई टर्मिनेशन प्रेगनेंसी की, उसको भी हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, वॉलेंटरी अबॉर्शन है। अगर हम इसकी बात करें, देखो एक्ट 1971 में ये लागू हुआ कि जो MTP है उसको लीगल कर दो, ठीक है। सो इसके साथ क्या होगा कि जो अनसेफ अबॉर्शंस हैं उनको रोका जाए, ठीक है, कि ऐसा ना हो कि प्रेगनेंसी से पहले टेस्ट ही ना हो, और जो बच्चा है वो जब बर्थ हो वो स्टिल बर्थ हो, मतलब बच्चे का बर्थ हो पर बच्चा जो है उसकी उसकी कोई मूवमेंट ना हो, वो जिंदा ना हो, है ना। तो ऐसे बर्थ को रोकने के लिए भी ये करवाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले क्या हो सकता है, फीमेल की बॉडी में कुछ ऐसा हो सकता है कि उसकी भी डेथ हो सकती है, या बच्चे की बॉडी में कोई डिफेक्ट्स है उसकी वजह से भी मदर की डेथ हो सकती है। तो मैटरनल जो हेल्थ है उसको सेव करने के लिए हमें ये करवाना पड़ता है। अब इसको कब करवाना चाहिए? ये सेफ है प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों तक, पहले 3 मंथ तक ये सेफ है। या आप कहो कि आप पहले 12 वीक तक जो है वो इसको MTP को करवा सकते हो। फर्स्ट FIA, फर्स्ट 3 months, और वी कैन से 12 weeks are safe for MTP। अगर मेडिकली प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी है तो ये सेफ पीरियड है, इसके बाद ये करवाना सेफ नहीं है, क्योंकि इसके बाद क्या होता है, इन महीनों के बाद क्या होता है, प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी मैटरनल बॉडी में से सर्कुलेशन फीटल बॉडी तक, और फीटल बॉडी में से मैटरनल बॉडी तक सर्कुलेशन होना शुरू हो जाती है। अब फिर उसके बाद ये सेफ नहीं रहेगा, तो ये करवाना है अगर तो इन 3 महीनों या इन 12 वीक में ये करवा लेना चाहिए, ठीक है।
तो ये हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने ऐड करना है, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन ना होने देना, कंसीव ना होने देना, इम्प्लांटेशन ना होने देना, फर्टिलाइजेशन ना होने देना। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन तो हुई थी, बट उसके बाद 3 महीने बाद जो फीमेल है उसने अपने बच्चे को नहीं रखना है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो हम नहीं कह सकते कि इम्प्लांटेशन नहीं हुई, इम्प्लांटेशन हुई है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। इट्स नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, नॉट अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ये आपको पता होना चाहिए, मार्क कर लो कहीं पर। ये इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने आपको, ये ईयर आपको याद रखना है। क्वेश्चन देखो, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी एक्ट। देखो इसने क्या करा, अनसेफ अबॉर्शंस को रोका, मदर की जो हेल्थ को कोई खतरा था उसको रोका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है एमटीपी की। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करो। अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, जिनकी एग्जांपल्स आपको याद करनी है, जिनका पॉजिटिव एजेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा, मगर आपको फिर भी याद कर लेना है क्योंकि एमसीक्यूज में मैच द कॉलम की फॉर्म में आ सकता है। तो देखो एग्जांपल्स में आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं बेसिकली वो कैसे फैलती हैं और उनके एजेंट्स कौन से हैं। जो ये इन्फेक्शंस हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं। अगर एक पर्सन इन्फेक्टेड है तो उस पर्सन से क्वाइटिस के थ्रू दूसरे पर्सन में ये जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि गोनोरिया की या साइफिलिस की या एड्स की या हेपेटाइटिस बी की, तो ये सारी जो है वो एसटीआईज हैं। तो एसटीआईएस है। तो गोनोरिया जो है बेसिकली वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, या साइफिलिस की बात करूं तो ये भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। अगर मैं एड्स एंड हेपेटाइटिस की बात करूं तो ये दोनों क्या है, वायरल है, ये वायरस की वजह से होते हैं। ऐसे प्रोटोजोन की हेल्प से भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 ही एजेंट हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया या वायरस या फिर प्रोटोजोन। अगर मैं बात करूं गोनोरिया एंड साइफिलिस की, अगर मुझे याद करना है इनके पॉजिटिव एजेंट को, तो इसमें मुझे याद करना है नेजेरिया को, ठीक है, ट्राइपोनिमा पैलिडियम, ठीक है। इसको अलग अलग अंडरलाइन करोगे, पी स्मॉल रख लेना आप, ठीक है। तो उसके बाद एड्स की बात करूँ तो एचआईवी की वजह से हो सकता है ये, ठीक है। और जो ये हेपेटाइटिस बी है ये किसकी वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से ही होता है। इसके पीछे बस वायरस लिखना होता है आपने, ठीक है। तो हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से हेपेटाइटिस बी होता है। तो ये जो बीमारियां हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जा सकती हैं। अब अगर इनको प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, बैरियर मेथड्स जैसे कि कॉन्डम्स यूज़ करने चाहिए, या फिर आपको मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स जो है वो अवॉइड करना चाहिए। वी नेवर नो किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनमें से अगर मैं बात करूं कि जो बेसिकली जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये नॉन क्यूरेबल हैं, तो हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। क्वेश्चन देखो कैसा है आपके लिए, नेम एनी 2 STIs एंड सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स। 3 नंबर में पूछ रखा है, तो आपने बस ये बताना है, स्लाइड का स्क्रीनशॉट करो जल्दी से। और अगर बात करें हम इन इन्फेक्शंस की वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स की, तो वो क्या होंगे, पर्सन मे हैव इचिंग, मे हैव स्लाइट पेन एंड फ्लूइड डिस्चार्ज। इसमें एक और बात बताऊं मैं आपको, फीमेल्स जनरली एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, ठीक है, उनमें ये सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। तो बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक कवर करना है। आगे है हमारे पास इनफर्टिलिटी एंड आर्ट टेक्निक्स। देखो कभी कभार क्या होता है कि कुछ कपल्स जो हैं वो इनफर्टाइल रहते हैं, मतलब उनके बच्चे नहीं पैदा होते, तो उसका कारण क्या हो सकता है, उसके लिए जो कारण है वो बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, उसके लिए कोई जो ओविडक्ट्स वगैरह हैं या उनकी वास डिफरेंस वगैरह हैं मेल्स की, वो ब्लॉक हो सकती हैं, मेल्स के अंदर स्पर्म का काउंट लो हो सकता है। ये चीज़ें जो हैं वो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकती हैं,
ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है कि मेल्स जो हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या किया जाता है, जब भी कभी किसी कपल के बच्चे नहीं होते तो ज़्यादा टेस्ट फीमेल के करवाए जाते हैं, वो मेल की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बट मेल्स में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उधर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कौन सी जो टेक्निक्स हैं वो यूज़ की जा सकती हैं, आर्ट यूज़ किया जा सकता है, ऐसे नहीं आएगा, IVF यूज़ किया जा सकता है, ICSI यूज़ किया जा सकता है, जिफ्ट यूज़ किया जा सकता है, गिफ्ट, आर्ट, IVF, ये सारी टेक्निक्स आर्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, ये डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो पर्सन्स या इंडिविजुअल्स में ऑप्ट टू कंसीव बेबी और फॉर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अभी डिटेल में पढ़नी है। पास्ट ईयर में क्वेश्चन था आपके लिए, व्हाट इज IVF, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, ये क्यों ज़रूरी है ये बताना था। चलिए देखते हैं फिर इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखो, पहले हम पढ़ेंगे आर्ट के अंदर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। ठीक है, आर्ट के अंदर हम पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि जो बेबी है उसको टेस्ट ट्यूब में बनाया जाता है, ऐसा नहीं है। मैंने ये लगाई थी ये फोटो, बट आपको ये सोचना नहीं है, इसलिए ये लगाई थी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब से बेबी नहीं बनाना है। ठीक है, बट कुछ चीज़ें लैब स्केल पर होती हैं, इसलिए बोला जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब देखो कैसे क्या किया जाता है कि जो मेल है उसकी बॉडी में से सीमन लिया जाता है जिसमें स्पर्म्स हैं, और फीमेल की बॉडी में से जो एग्स हैं उनको लिया जाता है। अब उसके साथ क्या क्या करवाया जाएगा, फिर उन एग्स को एंड स्पर्म्स को एक पेट्री प्लेट में डाल करके रख देंगे, कुछ मीडियम वगैरह प्रोवाइड करेंगे, लैब कंडीशंस में रख देंगे। जो कंडीशंस बॉडी के अंदर, नॉर्मल बॉडी के अंदर होती है, वो सारी कंडीशंस जो है वो लैब स्केल पर प्रोवाइड करवाई जाएंगी इस जो हम बोल रहे हैं इस सेटअप को, या जिसमें हमने इस पेट्री प्लेट को जिसमें हमने गैमेट्स डाले हैं। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। तुमने पढ़ा था कि जो जाइगोट होता है उसकी 8 से 16 वाली एक स्टेज भी होती है, सेल्स वाली स्टेज होती है ना। तो फिर उसमें जब जाइगोट में डिविजन्स लग जाती है ना, क्लीवेज होती है, तो जाइगोट में जब क्लीवेज होती है तो उसमें आपने देखा था पहले 2 सेल्स बने थे, फिर ऐसे कुछ 8 सेल्स वाली एक स्टेज आई थी। ठीक है, उस 8 सेल वाली एक स्टेज पर जब ये जाइगोट होगा तो उसको आपने क्या करना है, लैब में से अब उसको बॉडी में डालना है फीमेल के। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि जो ये स्टेज है 8 सेल वाली स्टेज, वो हमने फैलोपियन ट्यूब में देखी थी। ये इतनी बड़ी स्टेज भी नहीं है कि इसको यूटेरस में रखना पड़े। तो इस स्टेज में हम इस जाइगोट को किस में डाल सकते हैं बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे बेटा, इसको डाल देंगे यहाँ फैलोपियन ट्यूब में डाल देंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा, जो फिर उधर से बाहर से जो ये, अब देखो स्पर्म की जरूरत नहीं है, अब इसको स्पर्म तो ऑलरेडी फर्टिलाइज कर चुका है यहीं पर लैब में। अब जो ये जाइगोट है, ठीक है, अब यहाँ से आगे फिर ये आगे मूव करके यूट्रस में बाद में नॉर्मल तरीके से, जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है वैसे ही इम्प्लांट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, IVF। देखो इसमें कुछ स्टेप्स चलेंगे, वो तुम्हें याद रखने हैं कि वो कैसे होता है। जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं तब हमने पहला स्टेप करना है IVF। IVF क्या है बेटा, इन विट्रो। इन विट्रो तुम कैसे याद करोगे, इन विट्रो, विट्रो में T से तुम याद कर लेना टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जब टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब लैब स्केल में तुमने क्या करवाया, फर्टिलाइजेशन करवाया। ठीक है, तो IVF पहला स्टेप है जो हमने ये देखा। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद हम सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या करा था, 8 सेल स्टेज पर इस एम्ब्रियो को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया था, तो हम क्या करेंगे, ET मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए तुम 2 टेक्निक्स यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास 2 टेक्निक्स हैं। अभी देखो हमने बोला हम 8 सेल स्टेज पर भेजेंगे, क्योंकि साइज जो है स्मॉल है तो हम उसको ट्यूब में डालेंगे। ये स्टेज यूजुअली नॉर्मल प्रेगनेंसी के टाइम पर भी जो है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, तो हम उसको वहीं पर डालेंगे। ठीक है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 2
एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए दो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ से जिफ्ट कर सकते हैं, आईवीएफ तो हो गया, या फिर हम जिफ्ट कर सकते हैं, या फिर हम कर सकते हैं आईयूटी। ठीक है, इन दो टेक्निक्स में से हम कोई भी फॉलो कर लेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए। अब जब हमने इधर करी है तब हमने क्या करा, जाइगोट को क्या करा, इन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। ठीक है, तो हमने क्या करा, जाइगोट को इन फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। अगर हम आईयूटी करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम यूट्रस में, यू से याद रखना, यूट्रस में, तब हम, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, जब हम 8 सेल से ज्यादा, 8 सेल स्टेज से आगे वाली स्टेज, मतलब और सेल्स वाली स्टेज लेंगे, तो क्योंकि साइज बढ़ जाएगा तब हम उसको यूट्रस में इम्प्लांट करेंगे। ठीक है बच्चा, यूट्रस में ट्रांसफर करेंगे, तब हम आईयूटी फॉलो करेंगे। तो हम एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए दोनों में से कोई भी टेक्निक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ फीमेल ऑप्ट करेंगे कि उसकी बॉडी में कहाँ तक प्रॉब्लम है। क्या उसकी बॉडी में फैलोपियन ट्यूब तक प्रॉब्लम है कि उसको यहाँ तक भी नहीं प्रोसेस हो पाता, तब हम उसको उसके आगे वाले एनवायरमेंट में डालें। तो ऐसे होगा ये। ठीक है, तो ये था टेस्ट ट्यूब बेबी वाला केस। हमने आईवीएफ पढ़ लिया है, हमने जिफ्ट पढ़ लिया है, हमने आईयूटी पढ़ लिया है। फुल फॉर्म्स आपने याद करनी है और कमेंट सेक्शन में डालो क्या फुल फॉर्म्स है, बहुत आसान है। आगे हम पढ़ेंगे गिफ्ट के बारे में। ठीक है, GIFT के बारे में। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, ये मैं हमेशा ऐसे याद करवाती हूँ कि गिफ्ट इज लाइक अ गिफ्ट, कि आपने किसी को गिफ्ट प्रेजेंट करना है, आपने किसी को गिफ्ट देना है। अब जब कोई मदर, मैं ये इतना इरेज कर रही हूँ, अब जब कोई मदर अपनी बॉडी के अंदर गैमीट्स नहीं बना पाती तो वो मदर क्या करती है, वो किसी और फीमेल से उसका गैमीट ले सकती है। तो अगर कोई फीमेल अपना गैमीट डोनेट कर दे और वो दूसरी फीमेल को दे दे, एक प्रॉब्लम है एक फीमेल को कि उसकी बॉडी के अंदर गैमीट अच्छे से नहीं बनते, उनका जो हम कह सकते हैं कि गैमीट ही प्रॉपर नहीं है, तो उस फीमेल को हम बाहर से किसी और फीमेल का जब गैमीट दिलवा देते हैं तो हम ऐसे कह सकते हैं जिसने दिया है उसने गिफ्ट किया है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, तो जब उसने अपना गैमीट दूसरी फीमेल को गिफ्ट किया तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उसके गैमीट को जो फीमेल नहीं बना सकती थी गैमीट, उसकी बॉडी में उसके हम बोल सकते हैं फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है, बाद में उसके साथ जो स्पर्म है वो बाहर से आकर के उस फीमेल के ही जो हस्बैंड है उनका नॉर्मल वैसे ही जो स्पर्म है वो कंबाइन कर सकता है जैसे वो अपने गैमीट के साथ करवाना चाहती थी। ठीक है, तो बस इसमें क्या है कि फीमेल को जो गैमीट मिला है वो किसी और फीमेल से वो गैमीट मिला है, तो ये गिफ्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हम किसी और फीमेल का गैमीट जो है वो जो मदर है, उस जो नॉर्मल मदर नहीं है जिसका गैमीट नहीं बन पा रहा, उसमें जब ट्रांसफर कर रहे हैं उसको हम गिफ्ट बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये याद कर लेना। ये जो आपने टेक्निक्स पढ़ी वो थी फीमेल्स के लिए, अब जो हम आगे टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं वो होंगी मेल्स के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मेल्स के अंदर होने वाली प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मेल्स में हमने क्या पढ़ना है देखो जरा। ठीक है, इन मेल्स तुमने कवर करना है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब करवाया जाता है, जब एक मेल में स्पर्म काउंट कम हो, व्हेन पर्सन हैज लो स्पर्म काउंट। ठीक है, तो उस केस में
ये आर्टिफिशियल इंसिमिलेशन का सहारा लेना पड़ता है, या फिर इम्पोर्टेंस की वजह से, इम्पोर्टेंस की वजह से मतलब जो है पीनस की इरेक्शन में प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब फिर इस वजह से इजेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, इसकी वजह से प्रॉपरली स्पर्म्स जो हैं वो नहीं जा पा रहे, स्पर्म्स जो है वो वजाइना में नहीं जा पा रहे, तो इस वजह से जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो यही प्रॉब्लम से सफ़र करने वाले मेल के सीमन को कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, फीमेल की बॉडी में, जैसे आपको ये पिक्टोरियल में दिखाई दे रहा है, फीमेल की बॉडी में, लेट मी टेक अनदर कलर, तो फीमेल की बॉडी में यहाँ से जो नॉर्मल विजाइना में से उसको इंजेक्शन के थ्रू लोड कर दिया जाता है, तो फिर वो एग के साथ बाइंड कर जाता है। तो जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है, वो है ICSI, ये है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो पहले इसका फुल फॉर्म लिखो, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेसिकली, देखो बेटा, इंजेक्शन के थ्रू जो सीमन में से स्पर्म होंगे, जिस पर्सन के पास स्पर्म काउंट कम है उसके सीमन को इंजेक्शन में डाल करके, या उसका कोई एक स्पर्म लेके उसके सीमन में से जो फीमेल का एग निकाला था उसके साइटोप्लाज्म में डाल देंगे, ठीक है, कि भाई तू कर ले रिलीज, जो तूने अपने न्यूक्लियस को रिलीज करना है और जाइगोट बना दे, ठीक है। सो ये भी एक तरीका हो सकता है मेल्स को फर्टाइल बनाने के लिए। तो बढ़ते हैं अब आगे, इसके साथ ही हमारा चैप्टर तो हो गया है एंड, फटाफट से एक बार क्वेश्चंस के ऊपर ज़रा गौर फरमाते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से। Define the term reproductive health, then you can easily define that it's a sum total of the aspects of reproduction including physical, behavioral and you can say social health. तो उसके बाद नेम एनी टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, भाई बताओ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे कि तुम बता सकते हो सबसे आसान जैसे कि तुम HIV की बात कर सकते हो, ठीक है, HIV जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। तुम बात कर सकते हो क्लेमाइडिया की, ठीक है, तो ये बैक्टीरियल है, तो तुम ये बता सकते हो। उसके बाद इनको अगर तुमने इनसे बचना है तो बैरियर मेथड्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने चाहिए। अगर बात करें थर्ड क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द एमिनोसेंटेसिस, ये एक प्रैक्टिस है जो कि बच्चे के बर्थ से पहले उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करी जाती है। इसमें बॉडी में से फीमेल, जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी बॉडी एब्डोमेन में से जो बच्चे का एमनोटिक फ्लूइड होता है उसको निकाल करके उसको टेस्ट किया जाता है क्रोमोसोमल या जेनेटिक या फिर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को चेक करने के लिए। तो क्यों बैन कर दिया गया, क्योंकि लोग इसका मिसयूज़ करना शुरू हो गए थे। उन्होंने क्या करा, सेक्स डिटर्मिनेशन करना शुरू कर दिया जो कि गलत था, जिससे फीमेल फोर्टिसाइड को बढ़ावा मिला। तो ये नहीं हम करेंगे। नेक्स्ट, मेंशन एनी वन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बता दो, वही कोई भी बता सकते हो आप। कॉन्ट्रासेप्टिव में आप बता सकते हो बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, बट बैरियर बता देना या IUD बता देना वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो IUD की बात करें अगर हम, IUDs में आप कॉपर टी की एग्जाम्पल ले सकते हो, आप कॉपर 7 की भी बात कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे भी आ सकते हैं आपको। तो नेक्स्ट, जिससे सेक्सुअली आगे हमने ये बोल रखा था कि बताओ जो प्रिवेंट करे सेक्सुअली होने वाले इन्फेक्शंस को, तब हम ये नहीं बता सकते। फिर हम बताएंगे यहाँ पर जो आपके बैरियर मेथड्स में से कॉन्डम्स वगैरह, या फिर हम बता सकते हैं फीमेल्स के लिए फेमिडॉन्स वगैरह, ठीक है, तो इसकी बात हम कर सकते हैं। उसके बाद गिव वन एग्जांपल ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हार्मोनल में आप पिल्स की बात कर सकते हो, ठीक है, सहेली की बात नहीं करनी है, वो क्या है एंटी स्टेरॉइडल है, उसकी बात मत करना, पिल्स की बात कर देना आप। उसके बाद आप इंजेक्शंस की बात कर देना,
आप, क्योंकि इंजेक्शंस में भी क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, या फिर आप इम्प्लांट्स की बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो आप? इम्प्लांट्स की। तो ये तीनों क्या है? ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है। तो आपको पता होना चाहिए हार्मोन्स में क्या होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन का ही कॉम्बिनेशन मिलता है, या कभी कभार अकेला जो जैसे इंजेक्शंस हैं उनमें आपको प्रोजेस्टेरॉन भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अब आगे। देखो नेक्स्ट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं बच्चों। अब इनमें देखो, हाउ डू कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, गिव वन एग्जाम्पल। तो आपको पता है, एक एग्जाम्पल आपने अगर देनी है तो आप किसकी दे सकते हो? कॉपर टी की एग्जाम्पल दे सकते हो। किसकी एग्जाम्पल दे सकते हो आप? कॉपर टी की एग्जाम्पल दे सकते हो, जो कि कॉपर आयंस रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, जो यूटेरस है वो हॉस्टाइल हो जाता है और स्पर्म्स वहां पर सर्वाइव नहीं कर पाते। ये बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल में आप बता सकते हो कि आपने सेफ पीरियड की बात करनी है, विथड्रॉल मेथड की बात करनी है, लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करनी है। इधर आपने बैरियर में आपने कॉन्डम्स की बात करनी है, डायफ्राम्स की बात करनी है, वर्ड्स की एग्जाम्पल लेनी है, तो ये आप बता सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। मैंने आपको बताया था कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो उसके फीचर्स, कंपोनेंट्स की जगह कैरेक्टर्स होना चाहिए था। क्या होंगे? तो आपको बताना है कि वो एक तो यूजर फ्रेंडली हो, चीप हो, सेफ हो, साइड इफेक्ट्स ना हो उसके, और उसके बाद हम बोल सकते थे कि हाँ, वो पर्सन का लिबिडो लो ना करे। ठीक है, तो नेक्स्ट था व्हाट आर एमटीपीज। तो ये क्या है? मेडिकली टर्मिनेटेड प्रेगनेंसीज। ठीक है, तो एमटीपीज को लीगली अलाउ इसलिए किया गया क्योंकि फीमेल को अनसेफ अबॉर्शन से बचाना था, इसलिए। ठीक है, तो नेम 2 STIs एंड देयर सिम्टम्स। तो तुमने दो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में बताना है, जैसे आप क्लमाइडिया का बता सकते हो, आप HIV का बता सकते हो, आप हेपेटाइटिस का बता सकते हो, सिम्टम्स में इचिंग का बता सकते हो, आप फ्लूइड डिस्चार्ज का बता सकते हो, आप स्लाइट पेन लिख सकते हो। तो ये ऐसी बातें आपने लिखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 3 मार्क्स में जो क्वेश्चन है, देखो घूम घुमा के क्वेश्चंस जो है वो टेक्निक्स के ऊपर ही आएंगे या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर आएंगे, तो आपने छोड़ के नहीं आना। नेक्स्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। भाई वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है, अच्छे डॉक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, है ना, सपोर्ट एंड फैसिलिटीज़ इस तरीके से वो लोगों को प्रोवाइड कर सकती है, या अवेयरनेस दिलवा सकती है लोगों को ऑडियो विजुअल्स के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं प्रिंट मीडिया के थ्रू, या स्कूल्स में सिलेबस ऐसा लगवा दे कि बच्चों तक जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए इंफॉर्मेशन जाए। ठीक है, नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस विद एग्जांपल्स। सारे मेथड्स आप बता सकते हो जो आपका दिल करे, चाहे आप बैरियर बताओ, चाहे फिर आप आपने इन्होंने बोला डिफरेंट टाइप्स, तो टाइप्स में आप यही बताओगे, बैरियर बताओगे पहले, फिर आप नेचुरल बता सकते हो, फिर आप वो क्या आपका क्या था, आईयूडीज। ठीक है, ये या फिर आप पिल्स वगैरह का बता सकते हो। ठीक है, तो या सर्जिकल भी डिफरेंट टाइप बोला है तो कोई भी बताना है। एडवांटेज ऑफ एमटीपी एंड कंडीशन व्हेन इट इज एडवाइज्ड। ठीक है, कब ये हम एडवाइस कर सकते हैं एमटीपी का, तो आपको पता है क्या है इसका फ़ायदा, कि जो फीमेल है उसको अबॉर्शन से, जो इंड्यूस जो अबॉर्शन है उससे बचाया जा सकता है। और इसका हमने क्या बोला कि कब करवाना चाहिए, हमें पता है पहले, प्रेगनेंसी के पहले 3 मंथ्स में करवा लेना चाहिए, या हम बोल सकते हैं 12 हफ्तों के अंदर अंदर। देन 3 मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन से हम कह सकते हैं, हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए, हमें लोगों को प्रिंट मीडिया के बारे हमें लोगों को प्रिंट मीडिया के थ्रू बताना चाहिए, हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की, तो एडवांटेज ये है कि साइड इफेक्ट्स ऐसे बताएगा कि कम है, बट है तो, बट एडवांटेजेस में हम बोल सकते हैं कि ये चीप हैं, इनको हम अपने आप से यूज़ कर सकते हैं, प्रिवेसी डिस्टर्ब नहीं होती। ठीक है, और जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं
उनकी अगर बात करें तो उनको हम डिसएडवांटेज में ले जाएंगे। तो डिसएडवांटेजेस में हम कह सकते हैं कि इनकी वजह से जो फीमेल्स हैं उनके पीरियड्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, या फिर उनको ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इनकी वजह से। बढ़ते हैं अब आगे, लास्ट स्लाइड, इसमें डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन इंडिया विद एग्जांपल्स। भाई आप बता सकते हो अब, ठीक है, आप बता, जब 5 नंबर में पूछा है तो डिफरेंट टाइप्स में आपने नेचुरल, बैरियर, पिल्स मतलब केमिकल्स वगैरह वाला, और उसके बाद जो सर्जिकल है वो सारे के सारे बताने हैं, ठीक है, विद एग्जांपल्स। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से हैं, कॉजेज, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद इनफर्टिलिटी टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, जैसे अभी आर्ट के अंदर हमने देखा था, आर्ट के अंदर हमने जिफ्ट की बात करी, गिफ्ट की बात करी, ICSI की बात करी, वो आपने बताना है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो इनफर्टिलिटी है उस में लोगों की हेल्प करने के लिए है। उसके बाद 5 मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई 5 मेथड्स पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए आप बता सकते हो। उसके बाद वेज टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स हैं वो सारे बता सकते हो, या फिर आप बता सकते हो कि कैसे टीचर्स जो हैं या पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को कैसे हाइजीन वगैरह मेंटेन करने के लिए, या जो एक्टिविटीज़ उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं उनमें इंडल्ज होने से कैसे बच सकते हैं, उनके लिए वो कैसे उनको अवेयर कर सकते हैं। तो विद दैट वी आर डन विद दिस वेरी चैप्टर। वी हैड कवर्ड ऑल द important topics and all the important questions. I hope you have liked it, and if this lecture was worthy for you, then you should like this and you should share this lecture with your friends. Thank you for watching and keep supporting.